स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, पिछले दिन हमने आपको संसाधनों की परिभाषा का अध्ययन कराया था। अब देखते हैं हम संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उपयोग की सत्ता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अधिकार या स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम उपयोग की सत्ता के आधार पर। ठीक है, अर्थात संसाधन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है उनकी सत्ता के आधार पर। तो उपयोग की सत्ता के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन, ठीक है, अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन और चक्रीय संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन। तो देखिए नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन किसे कहते हैं? तो जिन इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनका इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन या असमाप्य के अंतर्गत वे सभी, इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी संसाधन आते हैं जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, अर्थात ये असमाप्य संसाधन होते हैं। ठीक है, इनका हम भौतिक, ठीक है, भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इनका दोबारा से निर्माण किया जा सकता है। इसलिए ये संसाधन समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे वन, ठीक है, वन है, वन क्षेत्रों में पाए जाने वाली लकड़ियां होती हैं, वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों को, वनों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोबारा से इनका निर्माण किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, इसलिए ये असमाप्य संसाधन होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पवन है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, पवन हमेशा वायुमंडल में चलती रहती है। ठीक है, सौर ऊर्जा है, हमेशा सूर्य का प्रकाश आता रहता है, इसलिए ये कैसे संसाधन हो गए हमारे? असमाप्य संसाधन। ठीक है, तो उपयोग की सत्ता के आधार पर पहला पॉइंट हो गया हमारा नवीकरणीय असमाप्य संसाधन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन, संसाधनों की सतत उपयोग की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। नवीकरणीय या समाप्य संसाधन किसे कहते हैं? इस श्रेणी के अंतर्गत उन संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद में उनकी दोबारा पूर्ति संभव नहीं होती है, वो हमारे समाप्य संसाधन कहलाते हैं या अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ सीमित मात्रा में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वो दोबारा उनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और यदि उनका निर्माण भी होता है तो बहुत करोड़ों लाखों वर्षों में होता है, इसलिए वो संसाधन कैसे कहलाते हैं? हमारे समाप्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत आते हैं कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये समाप्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोयले के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगती है और जब लगातार हम उनका दोहन करते जाएंगे, निकालते जाएंगे भूगर्भ से, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे?
समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार पेट्रोलियम होता है, धीरे धीरे इनकी सीमित मात्रा होती है, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हम समाप्त या अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है चक्रीय संसाधन। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है चक्रीय संसाधन। पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ना तो वो समाप्त होते हैं, ठीक है, और ना ही असमाप्त होते हैं। ठीक है, ना तो वो समाप्त होते हैं और ना ही असमाप्त। ऐसे पृथ्वी पर ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे कि जल संसाधन है। ठीक है, जल संसाधन है, इसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि जल समाप्त हो रहा है तो दोबारा से वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बादलों का निर्माण होगा, दोबारा से बारिश होगी, जिसके द्वारा हम सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, घरेलू कार्यों में उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कार्य किया जा सकता है, इनका क्या चलता रहता है, चक्र चलता रहता है, वो हमारे चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ठीक है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, इनसे आपको पता ही लग रहा है, ऐसे संसाधन जिनमें क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। ठीक है, वो हमारे जैविक संसाधन कहलाते हैं, और ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो क्या कहलाते हैं, अजैविक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अजैविक संसाधनों के अंतर्गत, इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है। इस श्रेणी के अंतर्गत अकार्बनिक या ऐसे संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है, वो हमारे अजैविक संसाधन कहलाते हैं। और जैविक संसाधनों के अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया पाई जाती है। ठीक है, वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत अजैविक संसाधनों के अंतर्गत आएंगे हमारे कोयला है। ठीक है, कोयला, आणविक खनिज, ठीक है, और लोहा, सोना, चांदी। ठीक है, बॉक्साइट, तो इनमें जीवन प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है, और जैविक संसाधनों के अंतर्गत, जैविक संसाधनों के अंतर्गत वन, वन्य प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति, वन, वन्य प्राणी, ठीक है, पशु पक्षी, मनुष्य आदि जैविक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इनमें जीवन पाया जाता है, ये चलायमान होते हैं। ठीक है, और इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। ये उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, कि जिन संसाधनों का क्या हो गया है, निर्माण हो गया, उनका उद्देश्य क्या होता है, वो मानव के क्या क्या कार्य आते हैं, काम आते हैं। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत वे संसाधन जिनके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो देखिए, ऊर्जा के द्वारा जिन संसाधनों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, इन ये विभिन्न प्रकार के संसाधनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों हमारे कोयला है, खनिज तेल है। ठीक है, तो कोयले के द्वारा
रेलगाड़ियाँ चलाई जाती हैं, कोयले की रेलगाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो ये ऊर्जा का कार्य करती है। और हमारा उद्देश्य क्या होगा, परिवहन के साधनों में क्या आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार खनिज तेल होते हैं, पेट्रोलियम है, डीजल है, ठीक है, तो ये सभी ऊर्जा का कार्य करते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं उद्देश्य के आधार पर। इसी प्रकार पवन है, जल है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, ये सभी हमारे उद्देश्य के आधार पर ऊर्जा संसाधन होते हैं, समाप्य और असमाप्य, जिनका उपयोग जैसे पवन का उपयोग पवन चक्कियों के लिए, ठीक है, टरबाइन लगाकर पवन चक्कियाँ घूमती रहती है। इसी प्रकार जल है, जल का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उद्योग धंधों में, घरेलू कार्यों में, मत्स्य पालन में, ठीक है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा का उपयोग हम, ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो ये सभी ऊर्जा के संसाधन होते हैं उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कच्चा माल। तो देखिए कच्चा माल के अंतर्गत कच्चा पदार्थ औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार होता है। कच्चा पदार्थ होता है जो औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार होता है, ठीक है, जो निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है, ठीक है, खनिज, वनस्पति, पशु एवं जीव जंतु। कच्चे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की संसाधनों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, तो उनके द्वारा हमारा उद्देश्य तैयार होता है। जैसे खनिज है, भूगर्भ में से, ठीक है, भूगर्भ में से निकाला जाने वाला कच्चा माल, ठीक है, उसको नए माल में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, जिससे संसाधनों का क्या होता है, निर्माण होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, ठीक है। तो खनिज पदार्थों के अंतर्गत भूगर्भ से खोदकर निकाले गए पदार्थों को इस श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। खनिज पदार्थों के अंतर्गत भूगर्भ को खोद करके निकाल गए खनिज पदार्थों को इस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। जैसे एलोहे धातुएं, लोहे एस के एलोहे धातु होती हैं, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, ये कच्चे पदार्थ होते हैं, ठीक है। अन्य मिश्रित धातुएं समाहित होती है, इमारती पत्थर होता है, चीका है, बालू मृदा है, चूना पत्थर है, तो ये सभी कच्चे पदार्थ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त प्रमुख एवं गौण उपज श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से विभिन्न प्रकार की सामग्री हमें प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी, प्राकृतिक शैवाल, जड़ी बूटियाँ, ठीक है, और तेल है, रबर है, छाले हैं, कारक है, शैवाल है, अनेक प्रकार के कृषि उत्पाद इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। वनस्पति के अंतर्गत लकड़ियाँ हैं, प्राकृतिक शैवाल होता है, ठीक है, रबर है, गोंद है, शहद है, तो विभिन्न प्रकार की संसाधन कच्चा माल उत्पन्न होता है वनस्पति के द्वारा, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार पशु एवं जीव जंतुओं के फलस्वरूप इसके अंतर्गत जंगली पालतू पशुओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत किनको सम्मिलित किया जाता है, जंगली एवं जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि जंगली जीव जंतु होते हैं, उनके द्वारा हमें, ठीक है, मांस की प्राप्ति होती है, ऊन है, रबर है, ऊन, ठीक है, और सींग, ठीक है, विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री कच्चा माल इनके द्वारा प्राप्त होता है। पशुओं के द्वारा हमें खालें, सींग, तेल, चर्बी, ऊन, बाल, रेशम आदि प्राप्त होते हैं, ठीक है। और कृषिगत फसलों के द्वारा वनस्पति के अंतर्गत कृषिगत फसलों के द्वारा हमें रबड़ है, गन्ना है, कपास प्राप्त होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों के अंतर्गत चट्टानों से हमें कच्चा माल के रूप में, ठीक है, चट्टानों से हमें खाद्य पदार्थ के रूप में नमक प्राप्त होता है, ठीक है, खनिज के रूप में। और वनस्पति के रूप में हमें उद्देश्य के आधार पर कंदमूल, फल है, खाद्यान्न है, सब्जियां हैं, पशु एवं जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अधिकार या स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण।
ठीक है। इसके अंतर्गत अधिकार या स्वामित्व संसाधनों के अंतर्गत इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, अधिकार या स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, अर्थात जिन पर संसाधनों पर किन किन का अधिकार होता है, अपना स्वामित्व होता है, उसके आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर पूरे विश्व का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए उपयोगी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए उपयोगी वस्तुओं को, ठीक है, संपूर्ण विश्व के लिए मानव कल्याण के लिए उपयोगी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण इस प्रकार का विश्वव्यापी संसाधन है। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक पर्यावरण पाया जाता है, ठीक है, वह विश्वव्यापी संसाधन कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी पर, ठीक है, 71% भाग पर जल पाया जाता है, जिसमें महासागरीय भाग पाए जाते हैं। महासागरों पर सारे विश्व का क्या होता है, अधिकार होता है, वो वहाँ पर सारे विश्व के जलयान चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, तो उसका पूरे विश्व पर क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी देश की सीमाओं में विद्यमान संपदाओं को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी भी देश की सीमाओं में विद्यमान, किसी भी देश की सीमाओं में विद्यमान संपदाओं को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी भी देश की सीमाओं में विद्यमान, अर्थात कोई भी देश है, उसकी सीमाओं में जो विद्यमान संसाधन पाए जाते हैं वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत की सीमाओं के चारों ओर, ठीक है, उसके अंदर जो संसाधन पाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अपने ही देश का स्वामित्व होना, किसी दूसरे देश का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना। ठीक है, इसमें तो पूरे विश्व का था और इसमें खुद एक स्वयं देश का होना, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि भारत के अंतर्गत मयूरभंज की खानें, ठीक है, इस पर सिर्फ किसका अधिकार है, भारत का ही अधिकार होगा, क्योंकि ये भारत की ही खाने हैं। तो कैसे संसाधन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का कुलगार्डी स्वर्ण खाने, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का होता है कुलगार्डी स्वर्ण खाने। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाई जाती है स्वर्ण की खाने, तो वो अपने देश के ही संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लैंड का पेंसिल्वानिया चित्र होता है, तो ये हमारे सारे क्या हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत लास्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत संसाधन। तो देखिए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति की निजी चल अचल संपत्ति उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। किसी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी निजी अपनी स्वयं की चल अचल जो संपत्ति होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारा व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पारिवारिक संपत्ति है, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत स्वयं की खुद व्यक्ति की जो अपनी संपत्ति होती है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। इसके अंतर्गत पारिवारिक संपत्ति होती है, वो स्वयं की संपत्ति होती है जो मेहनत मजदूरी के माध्यम से स्वयं कमाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंतर्गत भवन है, धनराशि है, स्वास्थ्य है, ठीक है, भवन, धनराशि, स्वास्थ्य आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।
वो हमारी कहलाती है पारिवारिक संपत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार ये थे हमारे संसाधन भूगोल के दूसरे अध्याय में संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर संसाधनों की परिभाषा एवं वर्गीकरण समाप्त होता है। ठीक है, अब वर्गीकरण के आधार पर हम जैसे कि अन्य भूगोलवेत्ताओं के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, ओवेन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण आएगा, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण आएगा, उसको हम कल नेक्स्ट डे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।